नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको जल्दी से बता देता हूं कि पाठशाला में आज क्या क्या है। राहुल की जयकार और केजरीवाल की हार, संसद में मोदी के डबल गेम का चैप्टर लेकर आया हूं। केजरीवाल को इंडिया के अपनों ने ही कैसे आईना दिखा दिया, आज उसका चैप्टर भी है। फिर केजरीवाल और इंडिया की संसद में हार हुई तो क्या जेल जाना होगा केजरीवाल को। चीन के पैसे पर मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों के नाम आ गए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। वो सीक्रेट ईमेल दिखाऊंगा जो भारत और मोदी विरोधी पत्रकारों को एक्सपोज कर देंगे। इसके अलावा बागेश्वर बाबा का चमत्कारी खेल, क्या कांग्रेस के हाथों हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बागेश्वर बाबा के गेम में कांग्रेस फंस गई है क्या। ज्ञानवापी में मंदिर है, अब बोलना ही होगा। और आखिर में खूंखार आतंकियों के बीच जेल में कैसे रह रहे हैं इमरान खान और उनकी पहली रात कैसे गुजरी। जेल में इमरान खान के साथ वो हो रहा है जो उनका दम निकाल देगा, आज उसका चैप्टर भी है। और फैक्ट चेक में न्यूयॉर्क में मुस्लिम शरणार्थियों ने बवाल काट दिया है। लेकिन सबसे पहले आज पाठशाला में बात करने जा रहे हैं। इस वक्त राज्यसभा में दिल्ली के बिल पर चर्चा हो रही है। थोड़ी देर में वोटिंग होने वाली है। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। आपको सीधे राज्यसभा लिए चल रहे हैं। Please, take your seat. One second. Sorry, sir. 1 second. Sorry. Please. Honorable members, I was hearing the Honorable Home Minister with total focus. And there was nothing in the discourse of the Honorable Home Minister which could have invited the kind of disruption in which Mr. Derek O'Brien. I urge the House, I urge the honorable members, we have been decorous during the whole day. Don't act on a plan. Let us believe in decorum. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. Honorable Home Minister. माननीय अध्यक्ष जी, यही जिसको निशाना बनाया गया वही विजिलेंस की ऑफिस में मुख्यमंत्री के नए बंगले पर खर्च हुए अवैध खर्चे के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुना ज्यादा खर्चे के लिए जांच की फाइल भी उसी के अंदर थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अपनी पार्टी के, सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है वो खर्च दिल्ली सरकार से नहीं, आप पार्टी से वसूल कर दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए 90 करोड़ रुपए। इसकी जांच भी यही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की। मान्यवर, इन्होंने दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब पुलिस नहीं है, इसलिए वहां इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नहीं हो सकता है। मगर उन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाया और फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करी। मान्यवर, इसके खिलाफ भी एक जांच चली और ये जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी। मान्यवर, BSES और BYPL ये 2 वीज वितरण कंपनियां हैं जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को बकाया है, देना है। फिर भी 2,000 करोड़ का उनको पेमेंट कर दिया गया। इसकी भी जांच चल रही है। वो जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी। मान्यवर, और ये आधी रात को जो कागज इधर उधर खोलने का प्रयास किया गया वो ही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद मालूम नहीं था, इसलिए पूछते थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो भाई ये इमरजेंसी ये थी। और मान्यवर, अगर ये न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना, और इसलिए इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लाना पड़ा जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसे स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं और सबको मालूम है
जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हो तो 6 माह के अंदर या सबसे पहले सदन के अंदर, जो सदन जब मिलेगा तब सदन के सामने रखना पड़ता है। तो आज मैं लेकर आया हूं। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई, बताओ तो। इतनी सारी 5 घंटे से चिल्लाट करते हैं, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? क्या प्रीपेड? नहीं, एक सेकंड। मान्यवर खड़गे साहब की बात सही है, चिल्लाना शब्द निकाल दीजिए। बार बार रिपीटेशन के साथ इसको आप दोहरा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं बस। खड़गे साहब की बात सही है। मान्यवर, अब ये विधानसभा के अधिकारों की बात करते हैं। हम सब ये सम्मानीय सदन के सदस्य हैं। सदन जब राष्ट्रपति महोदय आहूत करती है, बाद में इसका सत्र अवसान होता है। ये संविधान की एक बनाई हुई सदन को चलाने की कार्यरीति है। इस पूरे देश में एक ही असेंबली है जिसका सत्रावसान ही नहीं हुआ ना, सत्रावसान होता ही नहीं। स्पीकर साहब सदन को मुलतवी करते हैं और फिर जब बोलाना है, राजनीतिक भाषण करना है, तब सदन को बुलाकर 3 घंटे चलाकर फिर से बंद कर देते हैं। दिल्ली असेंबली ऐसी है जिसका आज तक सत्रावसान ही नहीं हुआ है। मान्यवर, आप मुझे बताइए, ऐसे चल सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1997 के नियम 70 में विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया है। ये अधिकार इस तरह से देश के किसी भी असेंबली के स्पीकर ने नहीं उपयोग किया है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उचित है तो कांग्रेस पार्टी ने जरूर इसका समर्थन करना चाहिए कि भाई विधानसभा को या संसदों को स्थगन कर ही चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वो सेशन में ही रहेंगे। अब सेशन में ही रहेंगे तो कानून कैसे बनाओगे? अब कैबिनेट बुला ही नहीं सकते। इसलिए क्या स्थिति है समझिए साहब। 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? 1 बजट सत्र। 2021 में कितनी? 1 बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? 1 बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा मान्यवर असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? कैबिनेट के अधिकारी की दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, 1 साल में सिर्फ 6। इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं। मान्यवर, 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट बुलाई गई और दोनों बजट के कामकाज के लिए बुलाई। अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो? ना कैबिनेट मिलती है, ना सदन मिलता है, और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई। ऐसा कभी नहीं होता भाई। ये जो कहते हैं ना कि क्या विशेष हुआ था, इसलिए मैं समझाता हूं मान्यवर क्या विशेष। मान्यवर, IRTS, एम्स, दिल्ली मेट्रो, IIT दिल्ली, UR जैसे ढेर सारे योजनाओं का क्लियरेंस न मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशन और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। वो राजनीतिक रूप से रोक कर बैठे हैं। 5G टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता मोदी जी सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्विनी भाई बार बार पत्र लिखते हैं। 2016 से झगड़ा चल रहा है मगर इस पर कार्यवाही नहीं करी और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है, मगर 5G टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए जो सहायता चाहिए भारत सरकार को, वो करने का समय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं। राज्यसभा में वो लाइव बोल रहे थे और दिल्ली का वो इंपॉर्टेंट बिल जिस पर अरविंद केजरीवाल की धड़कनें तेज,
इंडिया का टेस्ट होना है कि भाई इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी को इस बड़े टेस्ट में हरा पाता है या नहीं, उस पर वो बोल रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में वोटिंग होगी, तो जैसे ही वोटिंग होगी मैं आपको सीधे वहां राज्यसभा लिए चलूंगा, क्योंकि अभी जो अमित शाह कह रहे हैं वो कमोबेश वही बातें हैं जो उन्होंने लोकसभा में कही थी। इसलिए वोटिंग से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। जिस संसद में इतने दिनों से हंगामा हो रहा था, कामकाज ठप पड़ा था, वो संसद आज अरविंद केजरीवाल के लिए रात तक बैठी हुई। विपक्ष सिर्फ हंगामा नहीं, चर्चा भी कर रहा है, क्योंकि उसे दिल्ली वाले बिल को रोकना है, क्योंकि उसे इंडिया वाले गठबंधन की एकता दिखानी और अरविंद केजरीवाल जैसों को अपने गठबंधन में जोड़े रखना है। राज्यसभा में दिल्ली वाले बिल पर बहस के बीच भयंकर टकराव भी था। ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन की राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से बोलने का समय बढ़ाने को लेकर ऐसी भयंकर बहस हो गई कि सभापति ने डेरेक ओब्रायन को सदन से बाहर जाने के लिए कह दिया। सभापति भयंकर गुस्से में आ गए। वहां क्या हुआ जरा वो हिस्सा देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। No one expects a member like you to get into this road. This is conspiratorial. Mr. Derek O'Brien, your conduct in the House has been most ignoble. And this has become your habit. And you are doing it as a part of a strategy. And you think you will enjoy publicity outside? You have ravaged this House. Sit down. Take your seat. Sit down, man. Sit down. Take your seat. I'll name you. Honorable members, you have seen a spectacle now. Are we in for such kind of conduct? Here is a member who rises suddenly and engages into dramatics. यानी ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन की जबरदस्त क्लास लगाई सभापति ने। दिल्ली के बिल को लेकर केजरीवाल का समर्थन दिखाने के लिए विपक्ष इतना सीरियस था कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राज्यसभा में दिखे। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। आप तस्वीरें देखिए, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। आज एक एक वोट की अहमियत है। इंडिया को मैसेज देना है कि वो कैसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ इस बिल पर खड़ी है एक साथ। इसलिए मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर पर बैठकर आज सदन पहुंचे। उन्होंने चर्चा में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन वो भी सदन में अगर आए तो विपक्ष इसके जरिए दिखाना चाहता है कि वो अपने गठबंधन को लेकर कितना सीरियस है। विपक्ष आज सुबह खुश भी था क्योंकि राहुल गांधी की संसद में वापसी भी, लेकिन विपक्ष के दो बड़े चेहरे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, आज की एक की संसद में वापसी पर जय जयकार हो रही थी और दूसरे की भयंकर हार होने तय है, ऐसा माना जा रहा है। अभी वोटिंग होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। जिस संसद में आज राहुल गांधी की वापसी पर नारे लग रहे थे, उसी संसद में आज केजरीवाल पावरलेस होकर किनारे लग गए। राहुल गांधी की जयकार हो या केजरीवाल की हार हो, पीएम मोदी की जीत दोनों में, क्योंकि राहुल गांधी संसद में लौटने के बाद कल अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं। और बीजेपी यह मानती है कि जब जब राहुल गांधी बोलते हैं, बीजेपी का ही नंबर बढ़ाते हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी एक बार कहा था कि राहुल गांधी तो बीजेपी की टीआरपी है। इसलिए बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहा है कि राहुल गांधी की वापसी हो गई और राहुल गांधी की जयकार में भी बीजेपी को अपना फायदा दिख रहा है। इसलिए कांग्रेस जिस तरह का जश्न राहुल गांधी की वापसी पर मना रही है, अंदर ही अंदर बीजेपी भी वैसे ही खुश हो रही होगी, क्योंकि विपक्ष में तो ममता बनर्जी तक बोल चुकी हैं कि राहुल गांधी तो पीएम मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है। लेकिन कांग्रेस को राहुल गांधी के सामने कुछ दिखता नहीं। कांग्रेस तो राहुल गांधी की संसद वापसी का जश्न मना रही है। आज सुबह ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई। दोपहर तक यह खबर आई कि राहुल गांधी आज संसद आ रहे हैं। संसद पहुंचते ही संसद परिसर में राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष की बाकी पार्टियों के सांसद जुट गए। ऐसा लगा राहुल गांधी पता नहीं कौन सी जंग जीत कर आए। राहुल गांधी के संसद परिसर में आते ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कांग्रेस सांसदों का उत्साह तो फिर भी समझ आता है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सांसद भी पूरे जोश में दिखाई दिए। संसद में ऐसा माहौल बन गया मानो राहुल गांधी सीधे 2024 का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने का प्रयास हुआ, जबकि सच ये है कि राहुल गांधी अभी मानहानि केस में बरी नहीं हुए, सिर्फ उनकी सजा पर रोक लगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये तक कह चुका है कि उनका लहजा सही नहीं था।
पब्लिक लाइफ में थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए, बोलने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब राहुल गांधी को कोर्ट ने जो बोला उस पर कोई क्लीन चिट नहीं दी है कि आपने गलत नहीं बोला, लेकिन माहौल देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो राहुल गांधी को तो सब चीज में माफ कर दिया गया। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हुई थी तब तक कांग्रेस ये भी माहौल बना रही थी कि राहुल गांधी के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन कर देंगे, जबकि शुक्रवार को फैसला आते ही सोमवार की सुबह उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। इससे कांग्रेस का वो दाव भी फेल हो गया कि पीएम मोदी राहुल गांधी को संसद में आने से रोकना चाहते हैं, वो डरते हैं, वो बोलेंगे तो देखिए राहुल गांधी वहां नहीं रहेंगे, यही मोदी चाहते हैं, वो तो आ गए। अब ऐसी खबर है कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी संसद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। यानी ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती कि पीएम मोदी या बीजेपी राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकना चाहती है या उनसे कहीं से भी डरती। आज जब राहुल गांधी का संसद में स्वागत हो रहा था तो एक दिलचस्प वीडियो भी दिखा। संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे। सांसदों की भीड़ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता भी मौजूद थे। सुशील गुप्ता को इस भीड़ में खड़े होकर देख रहे लोग अब ये कमेंट कर रहे हैं कि जिस कांग्रेस का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, जिस कांग्रेस पार्टी को महाकरप्ट बताती रही आम आदमी पार्टी, आज उसी की पार्टी के सांसद राहुल गांधी के लिए स्वागत के लिए वहां पलके बिछाकर खड़े हैं आम आदमी पार्टी के सांसद। ये तो इनका हाल हो गया है। और सोचिए अभी राज्यसभा में वोटिंग होगी, उसके पहले केजरीवाल जी की धड़कनें कैसी बढ़ी हुई होंगी। लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोगों ने ही केजरीवाल को आईना भी दिखाया। राज्यसभा में बहस के दौरान आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए एक बार। कश्मीर चल रहा था, उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था। आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया। और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। यानी आरजेडी सांसद मनोज झा ने बोलते बोलते अरविंद केजरीवाल की पार्टी को याद दिला दिया कि 370 पर आप अलग खड़े थे। देखिए, सवाल यह है कि अब विपक्षी एकता को लेकर अरविंद केजरीवाल का अगला मूव क्या हो, क्योंकि उनका एजेंडा तो पहले ही क्लियर था कि वो विपक्ष के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली पर बिल को संसद में रोकना था। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ न जाने की अपनी राजनीतिक विचारधारा को भी दांव पर लगा दिया। अरविंद केजरीवाल ने तो इसके लिए शर्त भी रख दी थी कि वो विपक्ष की बैठक में तभी आएंगे जब कांग्रेस से समर्थन का भरोसा मिले। अब उन्हें समर्थन भी मिला, संसद में विपक्ष उनके साथ भी आ गया, लेकिन नंबर गेम में केजरीवाल की जीत मुश्किल है। अभी थोड़ी देर में वोटिंग होगी, सब पता चल जाएगा। कुल मिलाकर विपक्ष के साथ आने का केजरीवाल का जो तात्कालिक मकसद था वो अभी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल है कि विपक्षी गठबंधन को लेकर अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान क्या होगा। क्या अरविंद केजरीवाल विपक्ष के गठबंधन के साथ बने रहेंगे? क्या वो विपक्ष की मुंबई में होने वाली अगली बैठक में शामिल होंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर विपक्ष के गठबंधन से अलग हो जाएंगे, जैसा अमित शाह संसद में दावा कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं चरम पर, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो इस इंडिया में एक छोटे प्लेयर के तौर पर रहें, या जैसा अमित शाह उनकी पार्टी को सुपारी पार्टी कह रहे थे, उस छोटी सुपारी पार्टी की तरह। उन्हें तो अपने आप को खड़ा करना है, और अगर वो इस इंडिया में घुल मिल गए तो फिर कैसे होगा। दिल्ली वाले बिल से अरविंद केजरीवाल क्यों बेचैन है, इसे भी आपको समझना चाहिए। केजरीवाल इस बिल से कैसे पावरलेस हो जाएंगे वो भी समझिए। बिल में प्रावधान यह है कि एक अथॉरिटी बनेगी जिसका नाम होगा नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। दिल्ली के बड़े अधिकारियों की सैलरी, कार्यकाल, ड्यूटी, अलाउंस, योग्यता, सिलेक्शन और ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिश यही अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटी में जो भी फैसला होगा वो वोटिंग के आधार पर होगा, लेकिन इसके बावजूद एलजी का फैसला फाइनल होगा। अब केजरीवाल का गेम इसलिए ओवर हो गया क्योंकि अथॉरिटी में 2 अफसर होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र से होती है। जब वोटिंग में फैसला होगा तो केजरीवाल का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा, और अगर केजरीवाल यहां जीत भी गए तो यह कहा गया है कि अथॉरिटी के फैसलों पर आखिरी राय तो एलजी देंगे। अगर अथॉरिटी के फैसले और एलजी के फैसले में अंतर होगा तो फिर एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा, यानी केजरीवाल का खेल वहां भी खत्म हो जाएगा। बिल में ऐसे प्रावधान हैं जिसमें एलजी अपने विवेक से खुद से कई बड़े मामलों में फैसले ले सकते हैं। बिल में ऐसे भी प्रावधान हैं जिसमें किसी विभाग के सचिव किसी मामले को सीधे एलजी, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के पास ले जा सकते हैं बिना संबंधित मंत्री के परामर्श। अगर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के अधिकारियों से किसी पॉलिसी या किसी मसले पर असहमति होती है
तो अधिकारियों के पास कैबिनेट नोट बनाने का अधिकार होगा। वो ये लिस्ट बनाएंगे कि संबंधित मंत्री की क्या क्या आपत्ति है और वो कैसे गैर संवैधानिक है। ये नोट एलजी के साथ शेयर किया जा सकेगा। दिल्ली में जितने संवैधानिक बोर्ड, समितियां, संस्थाएं हैं, इनके अध्यक्ष को चुनने की पावर राष्ट्रपति और एलजी को दे दी गई। यानी अगर कल को अरविंद केजरीवाल को शीश महल में कुछ फिर से नया करना होगा तो हो सकता है वो मामला फंस, क्योंकि हर फाइल जो है वो अब कायदे से एलजी से होते हुए गुजरेगी। दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, संविधान की दुहाई दे रहा है, चुनी हुई सरकार की ताकत और दिल्ली के जनादेश की दुहाई दे रहा है। लेकिन विपक्ष जानबूझकर यह भूल जाता है कि जिस जनादेश की बात वो कर रहा है उसका मजाक तो खुद केजरीवाल सरकार उड़ा देती। जैसे दिल्ली विधानसभा सत्र के स्पेशल सेशन को देख लीजिए। इसी साल अप्रैल में दिल्ली सरकार ने एक दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया। यह सत्र तब बुलाया गया जब एक दिन पहले ही दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की। एक दिन के सत्र के दौरान विधानसभा में पीएम मोदी के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरकर पीएम मोदी यह सब कर रहे हैं। प्रस्ताव में लिखा गया कि यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति से डर गए हैं और वो व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। इसी सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना चौथी पास राजा की कहानी भी सुनाई थी, आपको याद हो। अब आप खुद सोचिए कि दिल्ली विधानसभा का एक दिन का सत्र सिर्फ इसलिए बुलाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो मन आए वो बोला जा सके, क्योंकि विधानसभा के अंदर आपको विशेष प्रिविलेजेस हैं, जबकि दिल्ली विधानसभा में तो दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विधानसभा का इस्तेमाल राजनीति के लिए होने लगा, यह आरोप है। इसी तरह पिछले साल भी जब अगस्त में शराब घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम आया और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया, उन आरोपों के बीच भी एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया। एक दिन का सत्र, यही अमित शाह भी कह रहे थे ना कि ये लोग क्या संविधान की दुहाई देंगे बॉस। दिल्ली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर सत्र खत्म ही नहीं होता, उसका अवसान ही नहीं होता। जब मन आया एक दिन का सत्र बुलाया, किसी को कुछ बोलना है बोले बोले, उसका खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कि विपक्ष केजरीवाल के शीश महल के बारे में जानता नहीं होगा या फिर अरविंद केजरीवाल के पैतरों के बारे में नहीं जानता होगा। दिल्ली और पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब यूनिट तो पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस से जुड़े 4 पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार कर चुकी। पंजाब कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि पंजाब की मान सरकार जानबूझकर कांग्रेस को टारगेट कर रही। इन सब के बावजूद विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस संसद में दिल्ली सर्विस बिल का विरोध कर रही और अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही, क्योंकि कांग्रेस को किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को हराना है। विपक्ष के लिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन करना मजबूरी इसलिए भी बन गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कद पहले से बढ़ गया है। वो अब राष्ट्रीय पार्टी है, 2 राज्यों में सरकार है। पीएम मोदी के सामने विपक्ष का गठबंधन कमजोर न दिखे, इसके लिए मजबूरी में कांग्रेस और बाकी पार्टियां केजरीवाल का समर्थन करें। संसद में आज टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल की फिर से चर्चा। दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो केजरीवाल शीला दीक्षित के घर पर 10-10 एसी लगे होने पर सवाल उठाते थे, उनके शीश महल में 1-1 करोड़ के पर्दे लगे हैं और बाथरूम तक में एसी लगा है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़। यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं। और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है।
यानी संसद में आज फिर शीश महल की गूंज सुनाई दी। और अभी तो थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल ने बाकायदा विपक्ष को एक तरह से चैलेंज दिया कि आइए ना शीश महल पे चर्चा करते हैं, उस पे बहस कर ले। लेकिन आपको एक बार फिर राज्यसभा लिए चलता हूं, जहां आपसे थोड़ी देर में दिल्ली के इस बिल पर, जिस पर अरविंद केजरीवाल का दिल अटका है, उस पर वोटिंग होनी है। सुनिए अमित शाह क्या बोल रहे हैं, लाइव लिए चलता हूं वहां, फिर अगले चैप्टर पर चले। चिंता करने का मेरा अधिकार है और संविधान दत्त अधिकार। मान्यवर, किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं? मान्यवर, 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 मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मान्यवर, उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं, 11 तारीख को, एक सेकंड, सुन लिया, बैठिए। मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। ये चर्चा वो 267 के तहत चाहता हूं। एक सेकंड, बैठ जाओ। 26 तो राज्यसभा में इस वक्त अमित शाह बोल रहे हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही यहां पर दिल्ली वाले बिल को लेकर वोटिंग होगी। हम आपको सीधे राज्यसभा लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इंडिया जो नया गठबंधन का नाम आया है और इधर एनडीए, कौन किसको वोट करता है और कितने वोट पड़ते हैं, और अरविंद केजरीवाल के भविष्य में क्या छिपा है, यह भी पता चल जाएगा। लेकिन पाठशाला में आप चीन के पैसे पर मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों का चर्चा, वो सीक्रेट ईमेल्स जो भारत और मोदी विरोधी पत्रकारों को एक्सपोज करेंगे, आज आपको वो भी दिखा। पूरे विपक्ष का इकलौता एजेंडा यह है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए। इसमें राहुल गांधी तो अमेरिका और यूरोप से एक तरह की मदद तक मांग चुके हैं। लेकिन मोदी को हटाने के लिए जोर सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर बैठे दुश्मन भी लगा चुके हैं। इस वक्त हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन खूब पैसे फेंक रहा है भाई, और यहां बैठे कुछ लोग, कुछ पत्रकार ऐसे पैसा उठा के जेब में भर रहे हैं और लिख रहे हैं। चीन पैसा देकर उन पत्रकारों को खरीद रहा है, और वही पत्रकार जो दूसरों पर सवाल उठाते हैं, वो उनके बारे में पता चल रहा है कि इससे चीन का पैसा जेब में भर भर के लिख रहे हैं इंडिया और मोदी के खिलाफ। एक बहुत बड़ा खुलासा देश में चल रहे न्यूज क्लिक नाम के एक न्यूज पोर्टल को लेकर, जिसका यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दोनों। न्यूज क्लिक नाम के इस पोर्टल पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि इसकी फंडिंग चोरी छुपे चीन से हो रही। इसका खुलासा भी अमेरिका के एक बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन में हुआ। यह न्यूयॉर्क टाइम्स भी एजेंडाधारियों का फेवरेट हुआ करता है। अब कितने दिन रहेगा पता नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही खुलासा कर दिया कि भैया चीन से पैसा लेके यहां के पत्रकार इंडिया के खिलाफ, चीन के पक्ष में, मोदी के खिलाफ लिख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में यह दावा किया गया है कि न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट को नेविल रॉय सिंघम नाम का एक व्यक्ति फंडिंग करता है। नेविल रॉय सिंघम का चीन की सरकार से गहरा कनेक्शन है, और नेविल रॉय के जरिए चीन की फंडिंग से न्यूज क्लिक ने अपनी कवरेज को प्रो चाइना कर दिया। न्यूज क्लिक पर आरोप लग रहे हैं कि उसे नेविल रॉय सिंघम के जरिए चीन से पैसे मिले, और इन पैसों के दम पर प्रो चाइना और एंटी मोदी प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूज क्लिक को मिली कितनी फंडिंग ईडी के रडार पर है, वो भी आपको बता देता हूं।
अब आप सुनिए, एक छोटी सी न्यूज वेबसाइट और उसको पैसा कितना मिला, आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगी। 9,59,00,000 इतना पैसा मिलता है एक न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट को एफडीआई के नाम पर, और 28,29,00,000 रुपए इतना पैसा मिलता है किस बात पर भाई? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के नाम, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इसके नाम पर पैसा मिलता है। यानी अगर दोनों मिला दीजिए तो करीब करीब 38 करोड़ रुपए एक वेबसाइट को मिल रहे हैं भाई। 38 करोड़ रुपए यहां इंडिया में बड़ी बड़ी वेबसाइट को नहीं मिलता होगा। ये करोड़ों रुपए किस बात के लिए मिले वो भी देख लीजिए कि किस तरह से न्यूज क्लिक के जरिए चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया गया। 2 जून 2023 को न्यूज क्लिक ने खबर छापी, इंडिया मस्ट टेक अ लीव फ्रॉम चाइनाज बुक एज इट्स पैसेंजर जेट गोज कमर्शियल। यानी भारत को सिविल और मिलिट्री एविएशन सेक्टर में चीन से सीखने की जरूरत। 3 जुलाई 2022 को न्यूज क्लिक ने आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था इंडिया ब्रिक्स इन कोल्ड वॉर कंडीशंस, जिसमें भारत को कोल्ड वॉर जैसी परिस्थितियों में बता दिया गया ब्रिक्स के साथ। 7 फरवरी 2021 को न्यूज क्लिक में आर्टिकल छपा जिसकी हेडिंग थी म्यांमार कॉप व्हाट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइना एंड रशिया। यहां भी भारत को चीन और रूस से सीखने की नसीहत की। मतलब इनको लगता है कि इंडिया को सब कुछ चीन से सीखने की जरूरत है। अगस्त 2020 में न्यूज क्लिक ने आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा था शटिंग डोर टू चाइना इज सेल्फ डिफीटिंग, यानी चीन के लिए दरवाजे बंद करना भारत के लिए खुद को बर्बाद करने जैसा है। इसी में बहुत कुछ और मिला हमें, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार पहले आपको राज्यसभा लिए चल रहे हैं जहां दिल्ली वाले बिल पर वोटिंग हो रही है। अब्दुल वहाब, श्री डेरिक ओब्रायन, डॉक्टर के केशव राव, श्री सुशील कुमार गुप्ता, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, श्री शक्ति सिंह गोहिल, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री विनय विश्वम, श्री संजय राउत, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, with the instruction to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: श्री विकास रंजन भट्टाचार्य, डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री एलम आरम करीम, श्री जोस के मनी, श्री ए रहीम, श्री त्रिचु शिवा, डॉक्टर वी शिवदासन, with instructions to report by the last day of the first week of the next 261 first session of the Rajya Sabha. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha to vote. The question is that the bill further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 as passed by Lok Sabha be referred to a select committee of the Rajya Sabha consisting of the following members: Sri Narhari Amin, Sri Ajit Kumar Bhuiya. तो इस वक्त राज्यसभा में जो संशोधन पेश किए गए थे उस पर वोटिंग चल रही है और यहां भी ये इंडिया वाले सारे संशोधन गिरते जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल को लेकर क्या होगा, लेकिन हम आपको लाइव वोटिंग दिखाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं उन पत्रकारों की जो चीन के पैसे पर
इंडिया के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। न्यूज क्लिक वेबसाइट की बात हो रही थी। मई 2020 में न्यूज क्लिक ने कोविड पर पीएम मोदी की इमेज लगाकर एक आर्टिकल छापा था और उसका हेडर था कोविड-19 हाउ द पेंडेमिक वाज यूज्ड टू ग्रैब ऑल पावर। यानी कोविड के बहाने कैसे पीएम मोदी ने सारी पावर अपने पास ले ली। इन आर्टिकल्स को आप देखिए, हेडिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके यहां क्या चल रहा है। उससे पहले 20 मार्च 2020 को कोविड के ही मुद्दे पर न्यूज क्लिक में छपा था कि इज दैट ऑल मिस्टर मोदी, यानी क्या कोविड से बचने के लिए इतना ही कर सकते हैं। यानी एक तरफ सब मोदी कर रहे थे और सारी पावर छीन रहे थे और दूसरी तरफ इनके मुताबिक नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन चूंकि जब एजेंडे के तहत लिखना होता है तो आदमी कुछ भी लिखता है। जिस न्यूज पोर्टल पर चीन से फंडिंग के आरोप लगे, उस न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल का दावा है कि उसकी स्थापना 2009 में हुई। उसकी वेबसाइट के मुताबिक न्यूज क्लिक की स्थापना प्रबीर पुरकायस्थ ने की थी, जो इसके चीफ एडिटर इन चीफ हैं। पोर्टल पर खास तौर पर लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग दिखते हैं और इससे ऐसे पत्रकार और संपादक जुड़े हुए बताए जाते हैं जो पत्रकार और संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हो चुके हैं और इस वक्त खाली बैठकर यूट्यूब पर पीएम मोदी को दिन रात गाली देते हैं। वही लोग इधर जुड़े हुए। संसद में भी आज यह मामला उठा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कहा, कुछ के नाम भी लिए हैं, सुन लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। न्यूज क्लिक पर आरोप है कि उसने FDI रूट से मनी लॉन्ड्रिंग की। आप देखिए कि जनवरी 2018 में PPK न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड बनती। अप्रैल 2018 में कंपनी घाटे में थी। एक शेयर की कीमत कितनी थी आपको पता है? 10 रुपया। 10 रुपया एक शेयर की कीमत। इस दौरान शेयर खरीदने के नाम पर FDI के रूप में 9 करोड़ 59 लाख रुपए ट्रांसफर होते हैं। न्यूज क्लिक को यह पैसे नेविल रॉय सिंघम ने वर्ल्ड वाइड मीडिया के जरिए दिए। वर्ल्ड वाइड मीडिया फिलहाल निष्क्रिय कंपनी है और शेयर का दाम सुनिए, शेयर का दाम था 10 रुपया। यह सिंघम की कंपनी कितने में खरीदी पता है? 11,510 रुपया का प्रति शेयर पैसा दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट के जरिए यह फंडिंग की गई। और आप सोचिए, मैं आपको कहता हूं, इसको सोचिए, एक शेयर कितने का था? एक शेयर 10 रुपया का, 10 रुपीज का एक शेयर न्यूज क्लिक का, न्यूज क्लिक। और इसको खरीदा कितने में? खरीदा, इसका एक शेयर का कीमत दिया 11,000, शायद 11,000 दिया ना, 11,510 रुपया एक शेयर का, प्रति शेयर। बॉस ऐसा क्या तूफानी था भाई? घाटे में चल रही कंपनी, न्यूज क्लिक को कोई जानता नहीं, 10 रुपया के शेयर के बदले 11,510 रुपया दिया जा रहा है एक शेयर का। मूर्ख बनाते हैं पब्लिक को ये लोग। 10 रुपया। बड़ी बड़ी कंपनियों के 11,510 रुपए के शेयर नहीं होंगे मार्केट में, और ये भाई साहब को मिल रहा है। यहां पर यह भी देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक शेयर की कीमत क्या होती है। जैसे अगर मैं आपको इसी में बताऊं, अगर आप गौर करेंगे, एक शेयर की कीमत देखिए, एक शेयर जैसे रिलायंस है, इतनी बड़ी कंपनी, उसके एक शेयर की कीमत कितनी है? 2,523 रुपया प्रति शेयर। TCS
एक शेयर की कीमत कितनी है? सबका एक शेयर का बता रहा हूं। ये 3,483 रुपया के करीब एक शेयर है टीसीएस का। एचडीएफसी बैंक 1,651 रुपया का एक शेयर है। आईसीआईसीआई बैंक का 975 रुपए, इंफोसिस 1,392 रुपए। ये सारी कंपनियां बड़ी बड़ी जो सालों से चल रही हैं, इनके शेयर की कीमत 11,510 रुपए नहीं हो पा रही है। और ये 10 रुपए के शेयर वाला न्यूज क्लिक, इसका एक एक शेयर 11,000 रुपए में बिक रहा है। न्यूज क्लिक पर आरोप लगे कि उसे चीन से जो पैसे मिले वो नेविल रॉय सिंघम के जरिए लिए गए। ये नेविल रॉय सिंघम कौन है, इसको भी सुनिए। नेविल रॉय सिंघम अरबपति अमेरिकी बिजनेसमैन है जो फिलहाल शंघाई में रहता है। नेविल रॉय सिंघम के संबंध चाइनीज मीडिया कंपनी माको ग्रुप के साथ है। चीन का प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट नेविल रॉय सिंघम को फंड करता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नेविल रॉय सिंघम के गहरे संबंध बताए जाते हैं। 2001 से 2008 के बीच नेविल हुई कंपनी का मुख्य रणनीतिक सलाहकार था। इसी कंपनी में चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग के परिवार के लोगों ने भी निवेश किया। सिंघम पर आरोप है कि उसने कई देशों में मीडिया की मदद से चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाया। नेविल रॉय पर आरोप है कि वो अफ्रीका में चीन के समर्थन वाले नेताओं को फंडिंग करता है। नेविल रॉय सिंघम दुनिया के अलग अलग देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को फंड करता है, ट्रेनिंग देता है। यानी चीन से पैसे लेकर भारत में कुछ लोग मीडिया के नाम पर प्रो चाइना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और चीन के पैसे से मोदी को हटाने में जोर लगा रहे हैं। इस खुलासे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, वो भी एक बार सुन लीजिए। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है, जो चाइनीज मीडिया कंपनी माको ग्रुप के साथ। ऐसा किसने कहा? जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं, उन्होंने ही पुष्टि की है। यानी नेविल रॉय सिंघम न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ लगातार संपर्क में भी रहता। नेविल रॉय सिंघम, प्रबीर पुरकायस्थ और चाइनीज लोगों के बीच कितना गहरा संबंध था, यह उनके बीच मेल कॉन्वर्सेशन के जरिए बताता हूं। उनके बीच संबंध ऐसे थे कि चीन के कहने पर न्यूज क्लिक भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने को तैयार हो गया था। नेविल रॉय सिंघम ने 1 जुलाई 2021 को अपने चाइनीज साथियों और न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को एक मेल लिखा था। इस मेल में नेविल रॉय सिंघम ने चीन के नए एचडी मैप में कुछ दिक्कतों के बारे में बात की थी। नेविल ने लिखा कि शायद हमने मैप में भारत और चीन के बीच भूटान के पास डॉटेड लाइन मिस कर दी। नेविल ने आगे लिखा कि भारत और चीन के अपने अपने अलग मैप होते हैं, चीन के लिए क्या हम ये डॉटेड लाइन सॉलिड लाइन कर दें? इसके बाद नेविल ने उसी मेल में एक न्यूज़पेपर में छपे मैप की फोटो अटैच की और साफ लिखता है कि इस मैप में अरुणाचल पर चीन अपना दावा कर रहा है। यानी इस न्यूज क्लिक का एडिटर इन चीफ उस मेल में मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के एरिया को चीन का दिखा देते हैं। अगर इतनी देशभक्ति थी इन लोगों के अंदर, उसी वक्त पैसा मुंह पे मारना चाहिए था कि लो अपना पैसा रखो, इंडिया का मैप जो है, इंडिया का एरिया जो है वो हम चीन के मैप में दिखाएंगे। लेकिन मेल में चल रहा है बॉस, और चुपे चाप पैसा भी आते जा रहा है। और ये लोग दूसरे को कहते हैं फलाना मीडिया, दुमकाना मीडिया, और कहते हैं कि सरकार की बात करते हैं। अरे बॉस, तुम खुद खड़े होकर चाइना की बात कर रहे हो और दूसरे को बताते हो वो क्या करता है और नहीं करता है। इंडिया का मैप कॉम्प्रोमाइज करने की बातें चल रही हैं। चीन की सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले नेविल रॉय सिंघम के संबंध सिर्फ न्यूज क्लिक के साथ नहीं थे, बल्कि भारत की लेफ्ट पार्टियों के साथ भी उसके संबंध। आपको 1 जनवरी 2021 में सीपीएम के प्रकाश करात और नेविल रॉय सिंघम के बीच हुए मेल के बारे में बताता हूं। इस मेल में प्रकाश करात ने नेविल को लिखा, बॉर्डर पर टेंशन की वजह से भारत की मीडिया में चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है। दुर्भाग्य से इसका बड़ा असर हो रहा है। और जिस टेंशन की बात कर रहे हैं वो गलवान घाटी के बाद की घटना बता रहे हैं और उनको चिंता है कि चीन के खिलाफ बुरा माहौल बन रहा है। चीन के साथ भारत अपने निवेश और आयात को कम कर रहा है, इससे भारत को ही नुकसान होगा। ऐसे समय में इस तरह की कवरेज, यानी प्रो चाइना कवरेज को देखकर अच्छा लगता है। ये है हमारे देश के नेता।
इसके बाद प्रकाश करात को जवाबी मेल में नेविल रॉय सिंघम लिखता है, आशा करता हूं कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा चाइनीज दर्शकों के लिए कवरेज बढ़े। इसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज क्या कहा वो भी सुनिए। एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट है। 1, 2, तीसरा, ये खुलकर उनके साथ थे, ये चौथा। और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा तो ये एक और साथ में है। फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती, वो भी साथ में आगे, बड़े बड़े पत्रकारों से लेकर बाकी सबके नाम, यानी नेता से लेकर पत्रकार तक, आई मीन सो कॉल्ड पत्रकार तक, जो खुद को पत्रकार बताते हैं और फिर चाइना के गुण गाते हैं चाइना का पैसा हजम करके, वो लोग न्यूज क्लिक पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जो लोग भूल रहे हैं उन्हें याद दिला देता हूं कि ये वही न्यूज क्लिक है जिस पर फरवरी 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में छापे मारे। न्यूज क्लिक के 10 दफ्तरों पर छापेमारी हुई थी। न्यूज क्लिक के प्रमोटर्स के साउथ दिल्ली ठिकाने और गुरुग्राम समेत कई इलाके में छापे पड़े। 5 दिन तक ईडी का एक्शन चला। यह छापेमारी इसलिए हुई थी क्योंकि न्यूज क्लिक पर संदिग्ध विदेशी फंडिंग का शक था और इसमें एक ऐसी कंपनी के रोल की जांच की जा रही थी जो कंपनी 2 साल से निष्क्रिय थी और इसी के जरिए 38 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए। लेकिन जब ईडी की छापेमारी हुई तो कहा गया कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही और जो भी सरकार या और उनके सहयोगियों का आलोचक है उसका मुंह बंद किया जा रहा, जो हर बार का प्रोपेगेंडा है। जैसे बीबीसी का मामला आया था, उसमें भी छाती पीटने लगे कि मोदी सरकार जो है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है इसलिए बीबीसी पर छापे मार दिए। हमने आपको सच दिखाया था कि बीबीसी पे टैक्स चोरी का मामला था और बाद में बीबीसी ने खुद माना कि भाई टैक्स नहीं भरा। लेकिन हर बार ये पूरा इकोसिस्टम साथ में काम करता है और इसलिए मुझे तो लगता है सिर्फ न्यूज क्लिक नहीं, न्यूज क्लिक के समर्थन में जिन जिन पत्रकारों ने अपने ट्वीट किए थे, चाहे कोई बड़े से बड़ा अवार्ड जीतने वाला, मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाला व्यक्ति हो या धान को गेहूं और गेहूं को धान बताने वाला व्यक्ति हो, हर के यहां जांच कीजिए कि क्या कनेक्शन है बॉस, जो बिना किसी जांच के, बिना कुछ सुने समझे कूद के ये लोग न्यूज क्लिक के लिए आए थे समर्थन देने। जब न्यूज क्लिक पर ईडी ने छापा मारा था तो उस वक्त तमाम नेताओं और बड़े बड़े लोगों, जिसमें कई पत्रकार भी थे, सबने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया था कि मोदी राज में प्रेस की आजादी पर हमला हो रहा है। ये इन लोगों के बचने का तरीका बन गया है बॉस। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था और लिखा था कि टैक्स अधिकारियों ने न्यूज क्लिक के दफ्तर पर छापा मारा, यह मोदी सरकार की तरफ से प्रेस की आजादी पर जानबूझकर किया गया हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि न्यूज क्लिक पर ईडी की रेड से साबित होता है कि मोदी सरकार को सिर्फ आवाज दबाना आता है। मोदी सरकार पूछ रही है, बोल के लब क्यों आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर रेड के बाद सीपीआईएम की तरफ से ट्वीट किया गया कि न्यूज क्लिक के 30 कर्मचारियों के फोन ले लिए गए, उनको कंप्यूटर भी प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। प्रेस की आजादी पर एक और हमला। पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुरता ने लिखा था कि न्यूज क्लिक पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड, ये सरकार अपने विरोधियों और आलोचकों को लगातार टारगेट कर रही है, आगे क्या होगा। तमाम नाम है, राणा अयूब से लेकर तमाम लोग कूद पड़े थे न्यूज क्लिक को बचाने के लिए। आज वो लोग कहां हैं बताएं। सरकार अगर झूठ बोल रही थी तो एजेंडाधारियों का फेवरेट न्यूयॉर्क टाइम्स भी झूठ बोल रहा है क्या। चाइनीज फंडिंग को लेकर लग रहे आरोपों पर न्यूज क्लिक ने भी सफाई दी। उसने बयान जारी करके कहा है कि हम कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में शामिल होने का इरादा नहीं रखते। हम यह बताना चाहते हैं कि कुछ राजनीतिक ताकतों और मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा हमारे खिलाफ लगाए जा रहे आरोप भ्रामक, निराधार और तथ्य या कानून के आधार के बिना है। हम एक स्वतंत्र न्यूज संगठन है। आरोप है कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अन्य हितों के मुखपत्र के रूप में काम करते हैं। यह गलत है। हम भारतीय न्यायालयों में विश्वास करते हैं और आश्वस्त हैं कि न्यूज क्लिक भारतीय कानून के अनुसार कार्य करता है, रहा है और करता रहेगा। लेकिन इस बार ये जिस मीडिया की बात कर रहे हैं वो तो इन्हीं के बहुत प्यारी न्यूयॉर्क टाइम्स है भाई। भारत की सरकार, भारत की मीडिया को तो ये लोग झाड़ देते क्या है। सुशांत सिन्हा बोल रहा है, नहीं ये इसको कुछ भी बता दो और कहो कि खत्म। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया भाई। ये सब देखिए, समझिए।
इस देश में हर बार सोशल मीडिया पर कोई चीज पढ़ लेते हैं और सोचते हैं देश में यही खराब हो रहा है। नहीं बॉस, इन लोगों के दिल में चाइना बसा हुआ है और ऐसे पत्रकारों को पहचानिए। सोशल मीडिया पे एक एक को देखिए किस किस ने न्यूज क्लिक का समर्थन किया था जब उसके यहां ईडी और आईटी की रेड पड़ रही। नहीं पहचानिएगा तो ये जो दुनिया में भारत रॉकेट बना हुआ है ना, ये लोग खींच के नीचे ले आएंगे, क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी को खींच के नीचे लाना है। पाठशाला में अब बागेश्वर बाबा का चमत्कारी खेल कांग्रेस के हाथों। क्या वो हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे? आपको बताऊंगा कि कैसे बागेश्वर बाबा के गेम में कांग्रेस फंस गई है और अब ज्ञानवापी में मंदिर है, ये कांग्रेस को बोलना होगा। आजकल बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में राम कथा कर रहे हैं। यहां हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ है। बाबा बागेश्वर की इस कथा के आयोजक कौन है? मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और इस कथा के मुख्य यजमान कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ। कमलनाथ पिछले कई महीनों से बाबा बागेश्वर से टाइम मांग रहे थे ताकि वो छिंदवाड़ा आकर एक भव्य दरबार लगा दें। बाबा ने भी कमलनाथ की अर्जी स्वीकार कर ली और 5 अगस्त को छिंदवाड़ा पहुंच गए। छिंदवाड़ा की हवाई पट्टी खुद कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ बाबा के स्वागत में खड़े थे वहां पर। ये देखिए, बाबा पहुंचे, प्लेन से निकले, सामने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ खड़े हैं। अरे आइए बाबा, आइए आइए। नकुलनाथ ने बाबा बागेश्वर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस तस्वीर को देखकर कांग्रेस के दूसरे नेता भड़क गए कि जिस हिंदुत्व को राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा खतरा बताते हैं, उस हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के सामने कमलनाथ और उनका परिवार नतमस्तक है। कमलनाथ पूरे परिवार के साथ बाबा बागेश्वर की आरती कर रहे हैं। ये देखिए कैसे चरणों में गिर गए नकुलनाथ। बाबा बागेश्वर की आरती कर रहे हैं बाप बेटे कमलनाथ और नकुलनाथ। और इन तस्वीरों को देखकर कांग्रेस के कई नेताओं की तकलीफ जो है वो बढ़ गई है। कमलनाथ को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है, उनके खिलाफ ट्वीट किए गए। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि अब कांग्रेस को भी लगता है कि बिना हिंदुत्व और सनातनी शक्ति के बिना सत्ता में आना असंभव है। कमलनाथ कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका गांधी परिवार से सीधा कनेक्शन है। मध्य प्रदेश के आने वाले चुनावों में कमलनाथ बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद के बिना मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। आज आपको छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो कांग्रेस के नेताओं को बहुत चुभ रही। छिंदवाड़ा में जैसे बाबा बागेश्वर की कथा शुरू हुई तो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेने मंच पर पहुंचे। इस दौरान कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर की आरती उतारी, परिवार समेत राम कथा सुनी। इसके बाद कमलनाथ ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने घर आमंत्रित किया। यहां भी हाथ में आरती का थाली लिए कमलनाथ बाबा बागेश्वर का स्वागत करते दिखाई दिए। इन तस्वीरों को देखकर भी कांग्रेस नेताओं को लग गई होगी आग अंदर। पहले तो कथा हुई, उसके बाद घर पे बुला के आरती कर रहे हैं। आप देखिए, जिस बागेश्वर बाबा की कथा रोकने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पटना में बाबा बागेश्वर की दरबार के विरोध में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने खूब बयान दिए थे। राजस्थान में गहलोत सरकार ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ एफआईआर करवा दी। आज उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बाबा बागेश्वर की शरण में चरणों में गिरे हुए दिखाई दे रहे। एक और तस्वीर देखिए, इसे देखकर कांग्रेस के कई नेताओं को तो चक्कर ही ना आ जाए। इस तस्वीर में कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री को हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा दिखा रहे हैं। इस वीडियो को नकुलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। इसमें नकुलनाथ ने लिखा कि मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं। यानी नकुलनाथ और कमलनाथ बाबा बागेश्वर की पूजा भी करा रहे हैं, कथा भी करा रहे हैं, घर पे बुला के आरती कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से घुमा भी रहे हैं। बाबा बागेश्वर की शरण में खड़े कमलनाथ और उनके परिवार को देखकर कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति। एक तरफ उनके नेता राहुल गांधी हिंदुत्व को देश के लिए खतरा बताते हैं, दूसरी तरफ कमलनाथ बाबा बागेश्वर को देश में आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हैं। आप भी सुनिए बाबा बागेश्वर की महिमा को लेकर कमलनाथ ने क्या कहा है। लेकिन उसके पहले आपको बाबा बागेश्वर जो देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातनी शक्ति के देश भर में करोड़ों उपासक हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। आदरणीय महाराज जी, उन्होंने तो आज साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, ये तो भगवान शिव का मंदिर है और इसे मस्जिद नहीं कहना चाहिए। पहले आप बाबा बागेश्वर को सुनिए, फिर आपको कांग्रेस का धर्म संकट बताऊं। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो।
ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर दो। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। अब कांग्रेस के लिए धर्म संकट यह है कि एक तरफ कमलनाथ हैं जो बाबा बागेश्वर को अध्यात्म का प्रतीक बताते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन पर यह आरोप लगते हैं कि वो धर्म देखकर अपनी रणनीति तैयार करते हैं। भाई आजकल कांग्रेस का एक ट्वीट बहुत चर्चा में है जिसमें नूह हिंसा के दंगाइयों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी को योद्धा के रूप में पेश किया गया। इस ट्वीट में राहुल गांधी को बुलडोजर के सामने दिखाया है, उनकी ब्रांडिंग करते हुए लिखा गया है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का योद्धा जो बुलडोजर रोकेगा। अब इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो नूह में एक धर्म विशेष के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, देश के दूसरे इलाकों में मुस्लिम वोटर को मैसेज दे रही है कि बुलडोजर वही रोक सकते हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले, हिंदू राष्ट्र को अपना इकलौता मकसद बताने वाले बाबा बागेश्वर की आरती उतार रहे। ज्ञानवापी को शंकर जी का मंदिर बताने वाले बाबा बागेश्वर के पैर में पड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए दुविधा हो सकता है। कमलनाथ को लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में भाई मुसलमान कहां जाएगा मेरे अलावा, बीजेपी के पास जाएगा नहीं और हिंदू वोट तो मेरे पास आ ही जाएगा बाबा बागेश्वर के नाम। लेकिन देश में कांग्रेस के लिए तस्वीरें संकट खड़ी कर सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फैक्ट चेक की क्लास जिसमें बताऊंगा न्यूयॉर्क में मुस्लिम शरणार्थियों ने क्या बवाल काट दिया है, इस दावे का सच क्या है। आपको सीधे राज्यसभा लिए चल रहे हैं जहां दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। प्लीज अपनी सीट पर बैठे। हुड्डा जी मानी हुड्डा जी वोटिंग प्रोसेस चल रहा है, सीट पे बैठे प्लीज प्लीज प्लीज। राज्यसभा में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी देर में नतीजा आएगा।